चैप्टर 5 ब्रिटिश शक्ति का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण या पार्ट 1 है। 16वीं शताब्दी में ब्रिटेन द्वारा समुद्र पारीय देशों में अपने उपनिवेश स्थापित करने के अनिश्चित प्रयास शुरू किए गए। वास्तव में ब्रिटेन के साम्राज्यिक इतिहास का आरंभ 16वीं शताब्दी में आयरलैंड पर उनकी विजय प्राप्त करने के साथ हुआ। फ्रांस के साथ व्यावसायिक महत्वाकांक्षाओं के साथ साथ प्रतिद्वंद्विता ने उनके सामुद्रिक विस्तार को बल दिया। ब्रिटिश साम्राज्य का इतिहास। ब्रिटेन के समग्र साम्राज्यवाद को दो चरणों में बांटा जा सकता है। प्रथम साम्राज्य का विस्तार अमेरिका एवं वेस्टइंडीज की ओर पूरे अटलांटिक क्षेत्र में, और दूसरे साम्राज्य की शुरुआत 1783 पेरिस शांति संधि में हुई, जब अंग्रेजों ने पूर्व एशिया एवं अफ्रीका की ओर रुख किया। लगभग 3 शताब्दियों की कालावधि में उपनिवेशों, संरक्षित देशों और अन्य आश्रित राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य एवं शासन के अधीन कर लिया गया। ध्यातव्य है कि यह आरंभिक उपनिवेशों में से अधिकांश उपनिवेश कतिपय कंपनियों और धनवान तथा प्रभावशाली व्यापारियों के उद्यम से ब्रिटिश शासन के अधीन आए, न कि ब्रिटिश शासकों के किन्हीं योजनाबद्ध प्रयासों के माध्यम से। दरअसल ब्रिटिश साम्राज्य का निर्माण प्रांतों के छोटे छोटे अंशों और खंडों के अधिग्रहण के साथ एक अव्यवस्थित तरीके से हुआ। तत्पश्चात अंग्रेजों ने न्यू रोमन्स की भांति पूरे विश्व में तथाकथित पिछड़ी जातियों प्रजातियों को सुसंस्कृत एवं सभ्य बनाने के नाम पर अपना विस्तार किया। इसके लिए विशिष्ट रूप से ब्रिटेन एवं सामान्यतः यूरोप के प्रबोधन युग के बाद के बुद्धिजीवियों ने ओरिएंट लोगों एवं अन्य के सम्मुख स्वयं को सभ्य एवं भद्रजन के तौर पर प्रमाणीकृत करना शुरू कर दिया। विभिन्न स्थैतिक एवं पारिस्थितिक कारकों के चलते ब्रिटेन की साम्राज्यवादी विचारधारा में समय के साथ बदलाव आया, लेकिन उसकी मूल अवधारणा पहले जैसी बनी रही। ब्रिटिश विजय संयोगवश या उद्देश्यपूर्ण। ऐतिहासिक शक्तियों एवं कारकों की समीक्षा करने जिन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना में उनकी सफलता का नेतृत्व किया, के लिए यह आवश्यक है कि तत्कालीन भारत की राजनीतिक एवं सामाजिक आर्थिक दशाओं और ब्रिटेन की वैश्विक साम्राज्यवादी व्यवस्था में भारत के एकीकरण की प्रक्रिया को समझा जाए तथा उनका विश्लेषण किया जाए। इतिहासकार इस मूलभूत प्रश्न पर बहस करते हैं कि क्या ब्रिटिश की भारत विजय संयोगवश थी या इरादतन। जॉन सीले के नेतृत्व वाले इतिहासकार ब्रिटिश की भारत विजय को गैर इरादतन और संयोगवश मानते हैं। उनके अनुसार ब्रिटिश भारत में केवल व्यापार करने के लिए आए थे और इस क्षेत्र पर कब्जा करने की उनकी कोई मंशा नहीं थी। वे न चाहते हुए भी भारतीयों द्वारा उत्पन्न किए गए राजनीतिक संकट में फंस गए थे और भारतीय भू क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए उन्हें बाध्य किया गया। दूसरी ओर इतिहासकारों का एक समूह इस बात से सहमत नहीं है और मानता है कि अंग्रेज भारत में एक व्यापक एवं शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना हेतु आए थे। इसके लिए उन्होंने एक सुनियोजित रणनीति एवं योजना बनाई और धीरे धीरे साल दर साल इस पर काम किया। शायद शुरुआती दौर में अंग्रेजों ने गैर इरादतन रूप से क्षेत्रों को हासिल किया, लेकिन बाद में भारत भेजे जाने वाले अंग्रेज राजनीतिज्ञों एवं प्रशासकों में क्षेत्रों पर कब्जा करने और एक साम्राज्य स्थापित करने की इच्छा थी। जूडिस ब्राउन के अनुसार अंग्रेजों के अपने राजनीतिक प्रभाव को विस्तृत करने के निर्णय के लिए कई कारक जिम्मेदार थे। अभिलंब लाभ, प्रशासकों की वैयक्तिक महत्वाकांक्षाएं, लालच और यूरोप में राजनीतिक घटनाक्रम के प्रभाव कुछ ऐसे कारक थे जिन्होंने भारत में अंग्रेजों को उनका राजनीतिक क्षेत्र बढ़ाने के लिए प्रवृत्त किया। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि 18वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोपीय देशों ने अपने व्यापारिक एवं राजनीतिक हितों को सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक क्षेत्रीय विस्तार के चरण का आरंभ किया था और उपनिवेशों की स्थापना की। अंग्रेजों की भारत विजय को इस वैश्विक राजनीतिक घटनाक्रम के एक हिस्से के तौर पर देखा जा सकता है। भारत में ब्रिटिश काल की शुरुआत कब हुई? 18वीं शताब्दी के मध्य में भारत वास्तव में चौराहे पर खड़ा था। इस समय विभिन्न ऐतिहासिक शक्तियां गतिशील थी, जिसके परिणामस्वरूप देश एक नई दिशा की ओर उन्मुख हुआ। कुछ इतिहासकार इसे 1740 का वर्ष मानते हैं, जब भारत में सर्वोच्चता के लिए आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष की शुरुआत हुई। कुछ इसे 1757 का वर्ष मानते हैं, जब अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब को प्लासी में परास्त किया, जबकि अन्य इसे 1761 का वर्ष मानते हैं, जब पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को परास्त किया।
हालांकि ये सभी काल क्रमागत सीमांकन कुछ हद तक मनमाने या स्वच्छंद हो सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक रूपांतरण जो लगभग इस समय शुरू हुआ को पूरा होने में लगभग 80 वर्षों का समय लगा। यह भारतीय इतिहास में ऐसा समय था जब विभिन्न घटनाक्रम घटित हो रहे थे। यह उस समय स्वाभाविक नहीं था जैसा कि आज प्रतीत होता है, क्योंकि मुगल साम्राज्य अपने अंतिम दौर में था, मराठा राज अपनी आंतरिक स्थितियों में उभर नहीं पाया और ब्रिटिश सर्वोच्चता को टाला नहीं जा सका। फिर भी परिस्थितियां जिनके अंतर्गत अंग्रेजों को सफलता प्राप्त हुई स्पष्ट नहीं थी और उनके द्वारा सामना किए गए कुछ गतिरोध गंभीर प्रकृति के नहीं थे। यह ऐसा विरोधाभास है जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की सफलता के कारणों को विचारणीय महत्व का विषय बना देता है। भारत में ब्रिटिश सफलता के कारणों की व्याख्या करते हुए बी.एल. ग्रोवर कहते हैं कि लगभग एक शताब्दी तक जब देश के विभिन्न हिस्सों में ब्रिटिश विजय प्रगति पर थी, उन्होंने कई कूटनीतिक और सैन्य प्रतिकूलताओं को झेला, जिनमें से अंत में वे विजयी होकर निकले। इस सफलता के कारणों में निम्नलिखित हैं: उत्कृष्ट हथियार, सेना एवं रणनीति। अंग्रेज अस्त्रों, सैन्य युक्तियों एवं रणनीति में सर्वोत्कृष्ट थे। 18वीं शताब्दी में भारतीय सैनिकों द्वारा प्रयोग की जाने वाले आग्नेयास्त्र बेहद धीमे एवं भारी थे, जिन्हें अंग्रेजों द्वारा प्रयोग की जाने वाली यूरोपीय बंदूकों एवं तोपों ने गति तथा दूरी दोनों ही लिहाज से बाहर कर दिया था। यूरोपीय पैदल सेना भारतीय अश्वारोही सेना की तुलना में 3 गुना अधिक तेजी से प्रहार कर सकती थी। यह सच है कि कई भारतीय शासकों, जिनमें निजाम भी शामिल थे, ने यूरोपीय हथियारों का आयात किया और यूरोपीय हथियारों को चलाने में अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए यूरोपीय अधिकारियों की सेवाएं ली। लेकिन दुर्भाग्यवश भारतीय सैन्य अधिकारी एवं प्रशासक नौसैनिकों के स्तर से कभी भी ऊपर नहीं उठ पाए और अंग्रेज अधिकारियों तथा उनके प्रशिक्षित सैनिकों की जरा भी बराबरी नहीं कर सके। बेहतर सैन्य अनुशासन तथा नियमित वेतन। अंग्रेजों के सैन्य अनुशासन को उनकी सफलता का मुख्य कारण माना जाता है। वेतन के नियमित भुगतान को व्यवस्था और अनुशासन की कड़ी व्यवस्था ऐसी साधन थे जिसके माध्यम से कंपनी ने अधिकारियों एवं सैनिकों की सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित किया। अधिकतर भारतीय शासकों के पास सेना के वेतन के नियमित भुगतान के लिए पर्याप्त धन नहीं था। मराठाओं ने राजस्व एकत्रित करने के लिए अपने सैन्य अभियानों को रोक दिया ताकि सैनिकों को वेतन का भुगतान किया जा सके। भारतीय शासक निजी परिवारजनों या किराए के सैनिकों की भीड़ पर निर्भर थे, जो अनुशासन के प्रति जवाबदेह नहीं थे और विद्रोही हो सकते थे, या जब स्थिति ठीक न हो तो विरोधी खेमे में जा सकते थे। असैनिक अनुशासन एवं निष्पक्ष चयन प्रणाली। कंपनी ने अधिकारियों एवं सैनिकों का असैनिक अनुशासन एवं एक अन्य कारक था। उन्हें उनकी विश्वसनीयता, एक कौशल न कि वंशगत या जात और कुल के आधार पर कार्य सौंपे जाते थे। वे स्वयं कड़े अनुशासन के अधीन थे और उद्देश्यों के प्रति जागरूक थे। इसके विपरीत भारतीय प्रशासक और सैन्य अधिकारी अक्सर गुणों एवं योग्यता की उपेक्षा करते हुए जात एवं व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर नियुक्त किए जाते थे। इसके परिणामस्वरूप उसकी क्षमता संदेहजनक थी और प्रायः वे अपने निहित स्वार्थों को पूरा करने के लिए विद्रोही एवं विश्वासघाती हो जाते थे। मेधावी नेतृत्व एवं तैयार द्वितीय पंक्ति का नेतृत्व। प्रतिभाशाली नेतृत्व ने अंग्रेजों को श्रेष्ठता प्रदान की। क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, एल्फिंस्टन, मुनरो, मार्क्यूज डलहौजी इत्यादि ने नेतृत्व के दुर्लभ गुण का प्रदर्शन किया। अंग्रेजों को सर आयर कूट, लॉर्ड लेक और आर्थर वेलेजली जैसे द्वितीय श्रेणी के नेताओं का भी लाभ प्राप्त हुआ, जिन्होंने नेतृत्व पाने के लिए संघर्ष नहीं किया अपितु अपने देश की प्रतिष्ठा के लिए काम किया। भारत की तरफ से भी हैदर अली, टीपू सुल्तान, चिंगिस खान, माधवराव सिंधिया और यशवंतराव होलकर जैसे प्रतिभाशाली नेतृत्व था, लेकिन उनके साथ प्रायः द्वितीय पंक्ति के प्रशिक्षित कार्मिकों का अभाव रहा। सबसे बुरी बात यह थी कि भारतीय नेतृत्व एक दूसरे के खिलाफ युद्धरत रहते थे। इसके अतिरिक्त वे निजी या राजवंशीय उन्नयन के लिए लड़ते थे। भारत की एकता एवं अखंडता के लिए उनमें संघर्ष या युद्ध भावना भी प्रेरणा नहीं थी। वित्तीय सुदृढ़ता। अंग्रेज वित्तीय रूप से मजबूत थे क्योंकि कंपनी ने कभी भी व्यापार एवं वाणिज्य के पक्ष को धूमिल नहीं होने दिया। कंपनी की आय इतनी पर्याप्त थी कि उसने न केवल अपने अंशधारियों को अच्छा लाभांश प्रदान किया अपितु भारत में अंग्रेजों द्वारा लड़े गए युद्धों का वित्तीयन भी किया। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड शेष विश्व के साथ अपने व्यापार से भी अत्यधिक लाभ अर्जित कर रहा था। अंग्रेजों को जरूरत के समय धन, वस्तुओं एवं व्यक्तियों के रूप में संसाधनों की एक बड़ी मात्रा उपलब्ध थी, जिसका श्रेय उनकी समुद्री शक्ति के रूप में सर्वोच्चता को भी जाता है। ब्रिटिश
ब्रिटिश राष्ट्रवादी गौरव। इन सबके ऊपर आर्थिक रूप से अक्सर ब्रिटिश भौतिक उन्नयन में विश्वास और अपने राष्ट्रीय गौरव पर अभिमान करते थे, जबकि कमजोर विभाजित स्वार्थी भारतीय अज्ञानता एवं धार्मिक बिछड़ेपन में डूबे हुए थे और उनमें अखंड राजनीतिक राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। भारतीयों के बीच एक सांसारिक या भौतिकवादी दृष्टि का अभाव भी अंग्रेजों की सफलता का कारण था। अंग्रेजों की बंगाल विजय। ब्रिटिश विजय से पूर्व का बंगाल, बंगाल जो मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक धनी प्रांत था, में मौजूदा बांग्लादेश भी शामिल था और इसके नवाब की सत्ता वर्तमान बिहार एवं उड़ीसा राज्यों तक थी। सोरा, चावल, नील, काली मिर्च, चीनी, सिल्क, सूती कपड़े, दस्तकारी इत्यादि जैसे कच्चे माल उत्पादों को बंगाल से यूरोप निर्यात किया जाता था। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के महत्वपूर्ण व्यापारिक हित थे, जैसा कि एशिया में ब्रिटिश आयात में लगभग 60% वस्तुएं बंगाल की थी। 1630 के दशक के दौरान ब्रिटिश का बंगाल के साथ एक नियमित संपर्क स्थापित हो गया, जब उन्होंने बालासोर, हुगली, कासिम बाजार, पटना और ढाका में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर ली। 1690 के दशक तक अंग्रेजी कंपनी द्वारा कलकत्ता की नींव रखने तक बंगाल में अंग्रेजी व्यापारिक बंदोबस्त की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। कंपनी मुगल शासक को 3000 रुपये की एक राशि का वार्षिक भुगतान करती थी, जिसने उन्हें बंगाल में मुक्त रूप से व्यापार करने की अनुमति दी थी। इसके विपरीत बंगाल से कंपनी का नियमित 50,000 पाउंड वार्षिक से अधिक का था। बंगाल की व्यापारिक क्षमताएं ही अंग्रेजों के द्वारा इस प्रदेश में ली जाने वाली रुचि का स्वाभाविक कारण थी। वह 1700 में मुर्शिद कुली खां बंगाल का दीवान नियुक्त हुआ और मृत्युपर्यंत 1727 तक बंगाल की बागडोर संभाले रहा। इसके बाद उसके दामाद शुजा ने 1739 तक बंगाल पर शासन किया। इसके बाद एक वर्ष के अल्प समय 1739 से 40 के लिए शासक मुर्शिद कुली खां के अयोग्य बेटे सरफराज खां के हाथ में आ गया, लेकिन शीघ्र ही अलीवर्दी खां ने तख्ता पलटकर सत्ता हथिया ली और 1756 तक बंगाल पर शासन किया। ये तीनों ही शासक बड़े सामर्थ्य और सबल थे। इनके शासनकाल में बंगाल अत्यधिक समृद्ध हो गया। बंगाल इस समृद्धि के कई अन्य कारण भी थे, जैसे एक ओर जहां शेष भारत सीमावर्ती युद्धों, मराठा आक्रमणों और जाट विद्रोह से ग्रस्त था और उत्तरी भारत नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों से विनष्ट हो चुका था, वहीं बंगाल में कुल मिलाकर शांति बनी रही। इस काल में बंगाल में विदेशी व्यापार की भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 1706 से 1756 तक बंगाल ने अपने निर्यात द्वारा लगभग 6.5 करोड़ रुपए की चांदी अर्जित की और लगभग 2.3 करोड़ रुपए के सौदे किए। कलकत्ता की आबादी 1706 में 15,000 थी और 1750 में बढ़कर 1 लाख तक पहुंच गई और ढाका तथा मुर्शिदाबाद घनी आबादी वाले नगर बन गए। लेकिन समृद्धि की इस जगमगाहट के पीछे की दशा इतनी अधिक निराशाजनक और नाजुक थी कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह समृद्ध कच्ची ईंटों की दीवार की भांति है, जो तूफान के एक छोटे से झोंके से भरभराकर समुद्र में विलीन हो जाएगी। अंग्रेजी कंपनी को विशेषाधिकार देने से बंगाल प्रांत का प्रशासन बेहद नाराज था, क्योंकि इससे प्रांतीय राजकोष को बड़ी हानि उठानी पड़ रही थी। इसलिए अंग्रेजी व्यापारिक हितों एवं बंगाल सरकार के बीच यह मतभेद का मुख्य कारण बना। 1757 और 1765 की अल्पावधि के बीच शक्ति का हस्तांतरण धीरे धीरे बंगाल के नवाबों से अंग्रेजों को होने लगा। जैसा कि अंग्रेजों ने बंगाल के नवाबों को 2 निर्णायक युद्ध में परास्त किया, अलीवर्दी खां और अंग्रेज। 1740 में सरफराज खां की हत्या करने के बाद अलीवर्दी खां बिहार का डिप्टी गवर्नर बंगाल का नवाब बना। यह योग्य शासक था, पर उसका पूरा शासनकाल मराठों से युद्ध में ही गुजर गया। 1756 में उसकी मृत्यु हो गई। उत्तराधिकार के लिए कोई पुत्र न होने के कारण उसकी 3 पुत्रियों के परिवार से किसी को नवाब बनना था, जिसके लिए विवाद हुआ, षड्यंत्र हुए और अंततः सिराजुद्दौला छोटी बेटी का बेटा नवाब बना। बड़ी बेटी घसीटी बेगम, राजवल्लभ और एक अन्य बेटी के पुत्र शौकत जंग की शत्रुता का सामना तो सिराज को करना ही पड़ा। उधर कंपनी की उदारता भी बहुत बढ़ गई थी। 1757 से 1765 तक बंगाल का इतिहास नवाब से अंग्रेजों को राजनैतिक सत्ता के क्रमिक हस्तांतरण का इतिहास है। 8 वर्षों के इस संक्षिप्त समय के दौरान बंगाल में 3 नवाबों सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम ने शासन किया। सिराजुद्दौला की प्रमुख चुनौतियां। सिराजुद्दौला 1756 में अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब बना। वह इतना अविवेकी था कि राज्य की उन समस्याओं का सामना ही नहीं कर
सका जिनके समाधान के लिए उसे नवाब बनाया गया था। सिराज के उत्तराधिकार का विरोध उसकी चाची घसीटी बेगम तथा पूरिया के नवाब उसके चचेरे भाई शौकत जंग ने किया। नवाब के दरबार में जगत सेठ, अमीर चंद, राजवल्लभ, राय दुर्लभ, मीर जाफर एवं कुछ अन्य लोगों का एक शक्तिशाली गुट था और उन्होंने भी सिराज के उत्तराधिकार का विरोध किया। मई 1756 में सिराज ने पूरिया के विद्रोही नवाब का दमन करने के लिए पूरिया की ओर प्रस्थान किया, परंतु जब उसे कलकत्ता में अंग्रेजों के अवज्ञाकारी और उद्दंड व्यवहार का पता चला तो वह राजमहल से ही वापस लौट आया। उसने कलकत्ता पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। तदुपरांत उसने पूरिया के विरुद्ध प्रभावशाली ढंग से सैनिक अभियान किया। शौकत जंग पराजित हुआ और अक्टूबर 1756 में मनिहारी के युद्ध में मारा गया। सिराज के सौभाग्य का सितारा अब अपने चरमोत्कर्ष पर था। इसी समय उसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की सूबेदारी पर उसकी नियुक्ति का अनुमोदनकारी शाही मुगल फरमान प्राप्त हुआ। अंग्रेजों के साथ शत्रुता। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य विवाद और विच्छेद का वास्तविक कारण अंग्रेजों द्वारा बंगाल में अपनी स्थिति एवं प्रभाव को सुदृढ़ करने से संबंधित प्रयास थे। अंग्रेजों ने सिराज की आंतरिक कमजोरी का लाभ उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कलकत्ता की किलेबंदी शुरू कर दी, राजवल्लभ के पुत्र को अपने किले में शरण दी। दस्तक का तो वे दुरुपयोग कर ही रहे थे। अपने क्षेत्र में वे बंगाल की संप्रभुता के विरुद्ध भारतीय वस्तुओं पर भारी महसूल वसूल रहे थे। सिराज ने अंग्रेजों से इन सबके लिए विरोध जताया, परंतु अंग्रेज, जो कि दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों के विरुद्ध अपनी सफलता से उत्साहित थे, सिराज के आदेश से विचलित नहीं हुए। अस्तु सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। पहले कासिम बाजार और फिर 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर कब्जा किया। अंग्रेजों ने फुल्टा द्वीप पर जाकर शरण ली। इसी किले की एक कोठरी में कई अंग्रेजों को कैदी बनाकर बंद कर दिया गया, जिससे कई अंग्रेज मारे गए। काल कोठरी से जिंदा निकले अंग्रेजों को सिराजुद्दौला ने मुक्त कर दिया। सिराजुद्दौला के अंग्रेजों से अप्रसन्न रहने का एक कारण यह भी था कि न्याय दंड के भय से भागे राजवल्लभ के पुत्र कृष्णदास को अंग्रेजों ने शरण दे रखी थी। सिराजुद्दौला की जवाबी कार्रवाई से अंग्रेज कलकत्ता से भागकर फुल्टा द्वीप पर पहुंचे। जब बंगाल से अंग्रेजों के निष्कासन की खबर मद्रास पहुंची तो वहां से एडमिरल वाटसन और कर्नल क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना को कंपनी की सहायता हेतु बंगाल की ओर भेजा गया। अंग्रेजों ने जनवरी 1757 में फिर से कलकत्ता पर अधिकार कर लिया और मार्च 1757 में चंद्रनगर पर आक्रमण कर उस पर भी अपना अधिकार कर लिया। सिराजुद्दौला अल्पवयस्क होने के कारण उन परिस्थितियों से अच्छी तरह निपट नहीं सका और उसने अंग्रेजों से अलीनगर की संधि भी कर ली। अंग्रेजों ने इस संधि की अवहेलना की और 12 जून को षड्यंत्र पूर्वक दरबारियों से मिलकर क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना भेजी। सिराजुद्दौला ने भी अंग्रेजों का मार्ग रोकने के लिए सेना एकत्रित की, लेकिन उसके सेनापति अंग्रेजों से मिल चुके थे। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध आरंभ हुआ। इस प्रकार सिराजुद्दौला के शासनकाल में कुछ निश्चित कारणों ने अंग्रेजों और उसके बीच रिश्तों को तनावपूर्ण कर दिया, जो निम्न है। नवाब की आज्ञा के बिना अंग्रेजी कंपनी द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी करना, कंपनी को दिए गए व्यापार अधिकारों का इसके अधिकारियों द्वारा अपने व्यक्तिगत व्यापार के लिए दुरुपयोग किया गया। कंपनी ने कलकत्ता में राजवल्लभ के पुत्र कृष्णदास को शरण दी और वह नवाब की इच्छा के विरुद्ध विशाल सरकारी धन को लेकर भाग गया। इन कारणों से नवाब सिराजुद्दौला कंपनी से नाराज था। कंपनी इस बात को लेकर सिराजुद्दौला के बारे में चिंतित हो गई थी, क्योंकि कंपनी के अधिकारियों को संदेह था कि सिराज बंगाल में फ्रांसीसियों के साथ गठजोड़ करके अपनी कंपनी के अधिकारों में कटौती कर देगा। अंग्रेजों के कलकत्ता किले पर सिराज के आक्रमण ने खुले संघर्ष को तीव्र कर दिया। अलीनगर की संधि। यह संधि प्लासी युद्ध से पहले बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच फरवरी 1757 को हुई थी। इसमें अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व क्लाइव और वाटसन ने किया था। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लेने के बाद यह संधि की गई थी। इस संधि द्वारा निम्नलिखित शर्तें अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला के बीच सहमत हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह के फरमान के अनुसार व्यापार की सुविधाएं फिर से दे दी गईं। कलकत्ता पर अधिकार करने में अंग्रेजों की जो क्षति हुई उनका हर्जाना नवाब को देना पड़ा। दोनों पक्षों ने भविष्य में शांति बनाए रखने का वादा किया और अंग्रेजों को कलकत्ता में सिक्के ढालने का अधिकार प्राप्त हो गया। अलीनगर के संधि के शीघ्र बाद ही क्लाइव ने चंद्रनगर पर आक्रमण करके उस पर भी अधिकार कर लिया। इस संधि का महत्व इसलिए भी है कि अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के खिलाफ युद्ध के लिए तत्कालीन कारण के रूप में अलीनगर की संधि के उल्लंघन को ही मुद्दा बनाया था। प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना
और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच हुआ। सिराजुद्दौला की सेना की संख्या लगभग 50,000 थी तथा अंग्रेजों की सेना की संख्या मात्र 3200 थी, परंतु सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर के षड्यंत्र में शामिल होने के कारण सेना के एक बड़े हिस्से ने युद्ध में भाग नहीं लिया। जब सिराजुद्दौला को पता चला कि उसके बड़े-बड़े सेनानायक मीर जाफर तथा राय दुर्लभ उसके साथ विश्वासघात कर रहे हैं, तो वह अपनी जान बचाकर युद्ध क्षेत्र से भागकर मुर्शिदाबाद पहुंच गया और फिर वहां से अपनी पत्नी के साथ पटना भाग गया। कुछ समय पश्चात मीर जाफर के पुत्र ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। इस प्रकार अंग्रेजों का षड्यंत्र सफल रहा। प्लासी का युद्ध का महत्व। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय का बंगाल के इतिहास पर विशेष प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों की इस विजय से बंगाल के नवाब की स्थिति कमजोर पड़ गई। भले ही यह विजय विश्वासघात या अन्य किसी साधन से प्राप्त की गई हो, बाह्य रूप से सरकार में कोई अधिक परिवर्तन नहीं हुआ और अभी भी नवाब सर्वोच्च अधिकारी था, लेकिन व्यवहारिक रूप से वह अब कंपनी के प्रभुत्व पर निर्भर था। कंपनी ने नवाब के अधिकारियों की नियुक्ति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। नवाब के प्रशासन की आंतरिक कला स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगी और विरोधियों द्वारा अंग्रेजों के साथ मिलकर किए गए षड्यंत्र ने अंततः प्रशासन की शक्ति को कमजोर कर दिया। वित्तीय उपलब्धि के अतिरिक्त अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसी और डच कंपनियों को कमजोर बनाकर बंगाल के व्यापार एवं सफलतापूर्वक कंपनी इजारेदारी को स्थापित कर लिया। मीर जाफर तथा अंग्रेज। मीर जाफर बंगाल का नया नवाब बना। प्लासी की लड़ाई से पूर्व भी क्लाइव ने मीर जाफर को नवाब का पद देने का वादा किया था। यह सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता का उपहार था। नवाब ने अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी। कोलकाता के पास 24 परगना की जमींदारी भी अंग्रेजों को मिल गई। इसके अलावा मीर जाफर को अपने अंग्रेज मित्रों द्वारा किए गए समर्थन के लिए भारी रकम अदा करनी पड़ी, परंतु मुर्शिदाबाद के सरकारी कोष में क्लाइव तथा उसके अन्य साथियों की मांगों को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त धन न था। मीर जाफर ने अंग्रेजों को नजराने एवं हर्जाने के रूप में लगभग 17,50,000 रुपये अदा किए। मीर जाफर जैसे ही सत्तासीन हुआ, उसने तुरंत निम्नलिखित गंभीर समस्याओं का सामना किया। मिदनापुर के राजा राम सिन्हा तथा पूरिया के अली खां जैसे जमींदारों ने उसे अपना शासक मानने से इनकार कर दिया। इसको अपने कुछ अधिकारियों विशेषकर राय दुर्लभ की वफादारी पर संदेह था। उसे विश्वास था कि राय दुर्लभ ने जमींदारों को उसके विरुद्ध विद्रोह के लिए उकसाया था, परंतु राय दुर्लभ क्लाइव की शरण में था, इसलिए वह उसको छू भी न सका। मुगल बादशाह के पुत्र, जो बाद में शाह आलम के नाम से जाना गया, ने बंगाल के सिंहासन पर अधिकार जमाने का प्रयास किया। अंग्रेजी कंपनी का ऐसा विचार था कि मीर जाफर डच कंपनी के सहयोग से बंगाल में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रहा था। इस बीच जाफर के पुत्र मीरान की मृत्यु के कारण उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर फिर एक विवाद पैदा हो गया। मीरान के पुत्र और मीर जाफर के दामाद मीर कासिम के बीच इसके लिए संघर्ष हुआ और कलकत्ता के नए गवर्नर वेनस्टाड ने मीर कासिम का पक्ष लिया। वेनस्टाड के साथ दिए गए एक गुप्त समझौते के तहत मीर कासिम कंपनी की आवश्यक धन अदा करने के लिए इस शर्त पर सहमत हुए कि वे बंगाल के नवाब के लिए उसके दावे का समर्थन करेंगे। मीर कासिम की अंग्रेजों के साथ संधि। इसके आगे हम लोग सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।